Hello everyone, welcome to the Manulo classes. In the session of daily news analysis, today is 31st of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to have some questions to revise our previous day session with the help of MCQs. So कल हमने डिस्कस किया था एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के रिगार्डिंग में. सो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, ये क्या है, ये काफी टाइम से न्यूज में है. सो ये एक्चुअली अ कोएलिशन ऑफ ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स अपोजिंग इजराइल एंड यूएस इन्फ्लुएंस. आप सबको पता होगा कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ईरान द्वारा बैक किया जाता है, इसको सपोर्ट किया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल और यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में उसको कंट्रोल में करना या उसको अपोज करना, उसका रेसिस्टेंस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस. इस ग्रुप का पार्ट कौन नहीं है. सो देखो, इस ग्रुप का पार्ट हिजबुल्ला ऑलरेडी है, हमस ऑलरेडी है और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ये भी इस रेसिस्टेंस ग्रुप का पार्ट है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट है, ये तीनों के तीनों ग्रुप. बट जो अल कायदा है ये इस एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन डिड द रूट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बिगन टू फॉर्म. ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है ये कब स्टार्ट हुआ. सो एक्चुअली में ड्यूरिंग द ईरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979, जब ईरान में उनकी रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद इन्होंने जो है स्टार्ट किया था एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस. एक्चुअली इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यूएसए के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना था और स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में करना था, उसको रेसिस्ट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि व्हाई डिड ईरान स्टार्ट सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स इन द मिडिल ईस्ट. मिडिल ईस्ट में ईरान ने क्यों नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. देखो, जब भी आप नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करोगे तो जो गवर्नमेंट से जो है डिफरेंट होते हैं, मींस वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते, बट समटाइम्स उनको गवर्नमेंट यूज करती है और समटाइम्स वो गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट होते हैं. जैसे पाकिस्तान में आप बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखोगे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बट इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं. सो अगर हम बात करें कि ईरान ने नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना क्यों स्टार्ट किया स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो काउंटर थ्रेट्स फ्रॉम इजराइल एंड यूएस, बिकॉज इजराइल और यूएस काफी पावरफुल अपने रीजन में है और यूएसए तो ग्लोबल पावर इसको माना जाता है. ईरान चाहता था कि मिडिल ईस्ट में उसकी लीडरशिप स्पेशली मींस ईरान की लीडरशिप प्रमोट हो, ईरान मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री बन जाए, तो इसीलिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया और नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया था. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट इज व्योमित्र रिसेंटली सीन इन न्यूज. हमने कल इसके बारे में भी बात की थी कि जो व्योमित्र है इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया एक ह्यूमनॉइड है और एक ह्यूमन जैसा ब्रेन की यहाँ पर बात हुई है, अ ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन्ड बाय इसरो. तो क्या है व्योमित्र. इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया एक ह्यूमनॉइड है जो ह्यूमन की तरह वर्क करेगा जब हमारा गगनयान मिशन जाएगा 2025 की उसकी टेंटेटिव जो है ईयर ऑफ लॉन्च है. Who will be carried by the गगनयान मिशन in 2025. सो उसके साथ में जाएगा हमारे यहाँ से कौन, व्योमित्र. इसी को वो लेकर के जाएंगे अपने साथ में कि जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं उसमें ह्यूमन लाइफ को थ्रेट में ना डालकर, डेंजर में ना डालकर, ये जो रोबोटिक सिस्टम होगा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में काम आएगा, इसलिए व्योमित्र का डिजाइन है. वेयर विल द गगनयान मिशन क्रू लैंड आफ्टर 3 डे मिशन. सो गगनयान जो मिशन जाएगा 2025 में, जब वापस ये आएगा तो इसको सी में इसकी लैंडिंग कराई जाएगी. सो इन द सी वाटर इसकी लैंडिंग होगी जब ये वापस आएगा. तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमनॉइड इन स्पेस मिशंस में, इसका क्या पर्पज होता है. बड़ा ही सिंपल सा है, टू परफॉर्म टास्क ऑटोनोमसली एंड असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स. जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको असिस्ट करेगा और बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे जिनको ये ऑटोनोमसली कंप्लीट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द गगनयान मिशन अचीव. क्या इसको अचीव करना है
गगनयान का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो लॉन्च ए क्रू ऑफ 3 मेंबर्स टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3-day मिशन। मींस 3 डेज का एक मिशन होगा। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो ह्यूमन हम स्पेस में भेज रहे हैं उनको वापस सही सलामत लेकर के आना, ये मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द गगनयान मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अराउंड 400 किलोमीटर्स की इनकी जो है ट्रैवल इनका रहेगा स्पेस में। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी गुजरात में जो सिचुएशन है, स्पेशली एक तो आप फ्लड की सिचुएशन वहां ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अब उसके अलावा एक रेयर इवेंट हमें देखने को मिल रही है गुजरात और स्पेशली अरबियन सी में। और वो इवेंट क्या है? द इवेंट इज साइक्लोन असना फॉर्म्स ओवर कच्छ, हैवी रेन बैटर्स गुजरात। गुजरात में ऑलरेडी बहुत सारा रेनफॉल हो रहा है। अब एक और जिसको हम कहेंगे साइक्लोन, वो साइक्लोन आने वाला है कहां पर? मींस जो है स्पेशली इस अरबियन सी वाले रीजन में। यहाँ पर आपका गुजरात और पाकिस्तान वाला जो रीजन है, मींस ये जो असना जो साइक्लोन है ये गुजरात और पाकिस्तान वाले रीजन को अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये एक स्पेशल इवेंट है। प्लस आपसे एक पॉइंट और देखो, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये जो असना जो साइक्लोन है इसका नेम किसने दिया है? इसका नेम दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, सो इस रीजन में इसने एक साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रेनफॉल क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो वहां पे रेनफॉल हो ही रही है। ये स्पेशल क्यों हो जाता है ये इवेंट? ये इसलिए स्पेशल हो जाता है कि नॉर्मली अरबियन सी में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स नहीं आते, हैवी वाले साइक्लोन्स नहीं आते। हाँ, बे ऑफ बंगाल में एवरी ईयर और कई बार तो ईयर में मल्टीपल टाइम्स जो साइक्लोन्स हैं वो आते रहते हैं, लेकिन अरबियन सी में ऐसा नहीं होता ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल कंडीशंस। उस डिटेल में अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। सो ये जो साइक्लोन है ये आने वाला है और इस रीजन में अरबियन सी वाले रीजन में है। ये एक्चुअल में सिचुएशन क्या है देखो, अगर हम अब की इसके इतिहास की, इसकी हिस्ट्री की बात करें कि अरबियन सी में कितनी बार ऐसा हुआ है। सो 1976 में एक साइक्लोन आया था, 1964 में आया और फिर 1944 में आया। बस इतने ही साइक्लोन अभी तक हमें देखने को मिलते हैं इतने बड़े टाइम पीरियड में, और अब हमें देखने को मिल रहा है ये 2024 में। सो देखो, ऐसी जो इवेंट होती है जो रेयर टाइप की होती है वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? साइक्लोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइक्लोन क्या होता है। एक्चुअली साइक्लोन एक साइकिल तरह घूमने वाला इस तरीके की एक ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, मींस एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। इसके मिड सेगमेंट में इस रीजन में जिसको आई ऑफ द साइक्लोन हम बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाता है। सो जो एयर है वो अंदर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है और फिर इस रीजन में अच्छी खासी क्या होती है? रेनफॉल होती है। इसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है साइक्लोनिक रीजन में, जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं। वो टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि लो प्रेशर एरिया होता है इसके अंदर में। अब एक कंडीशन और बन रही है कि अभी आने वाले टाइम में आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है ना, उसमें भी क्या बन रहा है? उसमें भी जो है साइक्लोन बनने के चांसेस क्रिएट हो चुके हैं। वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। सो आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और स्पेशली वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के रीजन में भी बहुत हैवी डाउनपोर हमें देखने को मिल सकता है, रेनफॉल। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अभी रिसेंट मंथ्स में ही एक साइक्लोन आया था जो बंगाल और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में क्रिएट हुआ था, वहां से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, आप उसका नेम मुझको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा साइक्लोन था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं फिर हम और देखते हैं क्या है। दैट इज सीनियर ब्यूरोक्रेट टीबी सोमनाथन टेक्स चार्ज एज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो टीबी सोमनाथन है ये अब बन गए हैं क्या? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये मटेरियल? देखो, जो भी
सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर कौन है, तो वो है आपके टीवी सोमनाथन। इट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी बनता है, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। मींस जिसकी सबसे ज्यादा सर्विस हो रखी होती है वही कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। सो जो लोग अर्ली एज में ही 21-22 ईयर्स की एज में यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं और आईएएस कैडर उनको मिलता है, वो जाकर के बनते हैं। और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक बन जाते हो। सो ये एक मींस इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये उस सर्विस में कहाँ पहुंच गए, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच गए। मींस जो लोग आईएएस क्वालिफाई कर लेते हैं, स्टार्टिंग में एसडीएम से स्टार्ट करते हैं, एडीएम से स्टार्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं कहीं पे, वो एक सबसे लोअर पोस्ट होती है एक आईएएस के लिए। लेकिन सबसे हाईएस्ट पोस्ट अगर कोई होती है तो वो होती है आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी। उन्होंने बहुत सारे असाइनमेंट्स पर वर्क किया है, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने वर्क किया है। सो काफी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। इंडिया येट टू टेक अ डिसीजन ऑन पाक इनवाइट टू एसयू समिट। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या इसमें आपको इशू है। देखो, अभी पाकिस्तान से इनविटेशन आया है इंडिया के लिए कि आपको हम इनवाइट करते हैं एससीओ की होने वाली समिट में। कौन सी समिट है? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलो, इसका तो कई बार नेम आया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए आप मुझे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसकी जो मीटिंग होने वाली है वो होगी अक्टूबर में। अक्टूबर में ये मीटिंग होने वाली है। आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और मैं अगर बात करूं तो अराउंड 2016 से हमने पाकिस्तान के साथ में कोई भी टॉक्स, कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी डायलॉग उनके साथ में हमने बंद कर रखा है, बिकॉज ऑफ उड़ी में जो अटैक हुए, पुलवामा में जो अटैक हुए उसके बाद में। बिकॉज इंडिया का जो स्टैंड था वो ये था कि टेरर एंड टॉक्स या डायलॉग या बातचीत कैन नॉट गो टुगेदर। सो उस समय से हमारा जो स्टैंड था, तब से हमने पाकिस्तान के साथ में कोई भी बातचीत बंद कर रखी है किसी भी मैटर पर। अब बात यहां पर आती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या इस एससीओ की समिट में इसको अटेंड करेंगे, वहां पे जाएंगे? क्योंकि तब से देखो, एक्चुअली जो है क्या बोलते हैं, सार्क की जो समिट थी उसमें भी हम नहीं गए थे, है ना। सार्क की समिट को भी हमने जो है बाइकआउट कर दिया था, जो पाकिस्तान में होनी थी, हम नहीं गए वहां पर, पीएम ने इसको बाइकआउट कर दिया। सो अभी तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इंडिया की तरफ से कोई भी जो सीनियर जो मींस जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के साथ में कोई भी डायलॉग नहीं कर रही है, उनके साथ में कोई एंगेजमेंट उनका नहीं हो रहा है। बिकॉज अब इसमें जब इनसे पूछा गया, गवर्नमेंट के सोर्सेस से पूछा गया कि क्या आपका स्टेटस है, आप पाकिस्तान जाएंगे नहीं जाएंगे, तो अभी ये कहा है कि देखो अभी इनविटेशन आया है, अभी अपने हम शेड्यूल वगैरह चेक करेंगे और जैसे ही कोई अपडेट होगी तो हम आपको देंगे। सो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पर। प्लस कुछ चीज़ें ये बताई हैं कि देखो भाई, हम एकदम से तो अभी आपको नहीं बता सकते कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे पाकिस्तान, बिकॉज उसी टाइम पर हमारी और भी कई सारी समिट्स मीटिंग्स हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से फिर से हमारी मीटिंग होने वाली है, बिकॉज सितंबर के आसपास में हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी वहाँ पर मीटिंग होती है, वहाँ पर भी जाएंगे हम। प्लस ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है रशिया में, वो भी अक्टूबर में होने वाली है, हमको वहाँ पर भी जाना है, पहले से हमारी वहाँ पे शेड्यूल हमारा वहाँ से बना हुआ है। प्लस इसी अक्टूबर में हमारे यहाँ जर्मनी के चांसलर भी आ रहे हैं, उनके साथ में भी हमारी मीटिंग है। ठीक है, सो एक्चुअल में ये चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि देखो हमारे बहुत सारे शेड्यूल ऑलरेडी लगे हुए हैं, हमारी डायरी फिलअप हो रखी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कहाँ पे विजिट है अक्टूबर में। अब देखते हैं कि उस टाइम पर क्या डिसाइड होगा, तब देखा जाएगा। इसी पर जब एस जयशंकर सर से पूछा गया
कि आपका क्या कहना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर विजिट करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने देखो एक बड़ा अच्छा सा मैसेज दिया कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाक इज ओवर, सेज एस जयशंकर। इन्होंने जब इनसे पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ कैसे, तो इन्होंने कहा कि देखो एक जो एज थी, एक एरा था, एक टाइम था कि उसमें हमारी बातचीत पाकिस्तान के साथ में अनइंटरप्टेड चलती रहती थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई वो टाइम अब क्या है, ओवर है, वो अब नहीं है। मींस इनका क्या कह रहा है, सिंपल सा कहना है कि भाई जो टेररिज्म है, अगर पाकिस्तान टेररिज्म का साथ देता रहेगा, टेरर अटैक हमारे पास हमारी तरफ करवाता रहेगा, तो अब वो समय गया कि एक तरफ हमारे साथ में हमारे ऊपर टेरर अटैक होते रहते थे और हम उनके साथ में बातचीत भी करते रहते थे, वो सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। तो इन्होंने यही चीजें कही कि भाई देखो डायनामिक नेबरहुड रिलेशंस सबके साथ में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ में हमारा अलग का रिलेशन है, फोकस ऑन पाकिस्तान। बोला ठीक है, पाकिस्तान के साथ में हमारा फोकस में है कि भाई पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते नेबर, लेकिन 2016 से अगर टाइम की हम बात करें तो हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है और उनमें बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। रेस्पॉन्स टू एक्शंस, प्लस ये भी बोल दिया उन्होंने, जो फॉरेन मिनिस्टर ने, कि देखो कोई भी अगर एक्शन होगा तो इसका रिएक्शन तो हम देंगे, और बिकॉज सारे के सारे एक्शंस के कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो भी हमारी तरफ से होते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि शी बॉक्स, ये एक जो है पोर्टल है गवर्नमेंट का जिसको लॉन्च किया है, दैट इज क्या है, SH। एस का मतलब है यहाँ पर सेक्सुअल और H का मीनिंग है हरासमेंट। ई बॉक्स ये एक पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्या पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग में, क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पोर्टल के रिगार्डिंग में। सो पहली बात तो ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है ये, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा ऑल ओवर नेशन के लिए, पूरे देश के लिए, कंट्री के लिए। काम क्या होगा, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा कंप्लेंट्स का और मॉनिटरिंग भी होगी, जिसमें कोई भी कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पर किसी वुमेन के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इंडिया की ऑल ओवर इंडिया से जो वुमेन है वो इस पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकती हैं, ठीक है। और उसमें दोनों ही तरह की चीजें होंगी हमारी, क्या क्या होंगी, एक तो इंटरनल कमेटी के लिए इसमें सिस्टम होगा और लोकल कमेटी के लिए। क्या है इंटरनल कमेटी, देखो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, अगर वहां वर्क प्लेस पर उनके साथ में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, मैटर बनता है, तो उसके लिए हमारे पास पहले से लॉ है जिसमें इंटरनल कमेटीज बनी होती हैं जो ऐसे केसेस को देखती हैं उस प्राइवेट इंडस्ट्री में। अगर ऐसा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में होता है तो उसके लिए होती है लोकल कमेटी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, वो इसको हैंडल करते हैं ऐसी कंप्लेंट्स को। इसमें और क्या क्या हमारे पास में पॉइंट्स हैं, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर हमारे पास क्या है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये जो इनिशिएटिव है अभी लिया गया है, हाँ इसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस पोर्टल में। एक्चुअली ये जो लॉन्च हुआ था तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, इसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट था, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये जो एक्ट आया था उसी के अंदर में शी बॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2017 में। काफी अपडेट्स थे, अब इसको फिर से बहुत सारे इसमें अपडेट्स वगैरह करके इसको लॉन्च किया गया है। सो फिर से वही बात है कि इसमें दो तरह का सिस्टम है फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वहां पर एक इंटरनल कमेटी होती है, वहां पर वो महिलाएं कंप्लेन कर सकती हैं और वहां पर डीलिंग उसकी हो सकती है, उसको डील किया है। सेकेंड, इसमें एक जो कमेटी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है कलेक्टर या कई जगह पे डिप्टी कमिश्नर, ऐसा वर्ड यूज होता है डिफरेंट स्टेट्स में। तो इस तरह से क्या एक नया इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अपडेट होंगी। और क्या पॉइंट इसमें होंगे कि जो महिलाएं कंप्लेंट करती हैं उनकी आइडेंटिटी को कोई भी पब्लिक में यूज नहीं कर पाएगा, उनकी प्राइवेसी जो है सिक्योर रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जाएगा, इस पोर्टल पर जाएंगे, आपने लॉगिन किया
और उस किसी भी महिला की आइडेंटिटी को आपने वहां से एक्सेस कर लिया, नहीं, वहां पे वैसा नहीं होगा। आपका जो डेटा है, प्राइवेसी है, वो सिक्योर रहेगी इस पोर्टल पर। सो एक्चुअल में इससे क्या इंपॉर्टेंट जो है काम इससे होने वाला है। सो सबसे मेन बात होगी कि एक आपने पोर्टल बना दिया, इंडिया के किसी भी कॉर्नर से, किसी भी स्टेट से कंप्लेन आती है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस डेटा पर नजर रहेगी किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके लिए अलग से नोडल ऑफिसर वगैरह रहेंगे जो इस डेटा पर नजर रखेंगे। अब इससे होगा क्या? सपोज करो किसी ए नाम की महिला ने कोई कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर की, वो ये चेक कर पाएगी कि भैया इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, किसने एक्शन लिया, कि हमारा केस कहां तक पहुंचा। प्लस जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे वो भी चेक कर पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है, जब ऐसी कोई सेंट्रल रेपोजिटरी नहीं होती तो सपोज करो कि कोई बी नाम की कोई कंपनी है, उसमें किसी वुमेन के साथ में कोई केस हुआ, उसने अपनी अंदर इंटरनल कमेटी को कंप्लेन कर दिया। अब ये कमेटी जो होगी इसमें वो कई बार एक्शंस नहीं लेते, बस वहीं पर कॉम्प्रोमाइज करा के उसको फिनिश कर देते हैं। अब होगा क्या इसके थ्रू कि कंप्लेन रजिस्टर की तो इट मींस अब उस कंपनी के 4-6 लोगों के हाथ में नहीं रह गया अब ये केस, वो चला गया सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जहां से इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। सो आने वाले टाइम में आई होप कि ये जो है एक बड़ा रिवॉल्यूशन जैसा क्रिएट कर दे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अगेंस्ट वुमेन, और उसमें काफी सारे चेंजेस लोगों के एटीट्यूड में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज लोगों को उसको थोड़ा सा डर तो उनके मन में बढ़ेगा कि अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी कंपनी के अंदर किसी महिला के साथ में कोई भी जो है नेगेटिव वर्क किया, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, ऐसा कुछ भी किया तो वो कंपनी के ही लोग उसको बस डील करके खत्म कर देंगे। नहीं, अब वो डेटा रहेगा नेशनल लेवल पर और उससे बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट डे सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।